हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रोलिंग। और रोलिंग का मीनिंग क्या है? हमारे पास एक बॉडी है एंड दैट बॉडी इज द सर्कुलर और स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल इन शेप, और ये आगे को फ्लोर के ऊपर रोल करते चले जा रही है। जब हमारे पास कोई भी बॉडी रोल करती है तो इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और साथ साथ में होता है रोटेशनल मोशन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि ट्रांसलेशनल मोशन जो ये वाला है, इसकी वजह से बॉटम की वेलोसिटी आएगी आगे को एंड वो होगी v, और रोटेशन की वजह से बॉटम की वेलोसिटी आएगी पीछे को और वो होगी ओमेगा r। अगर हम इसकी नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है v माइनस ओमेगा r। अगर हम मान के चले कि v नेट की वैल्यू जीरो है, v नेट की वैल्यू जीरो होने का मतलब हुआ इस वाले पॉइंट की टोटल वेलोसिटी जीरो के इक्वल आ रही है। अगर हम इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास v इक्वल टू आता है ओमेगा r। इसका मतलब अगर हमारे बॉडी की लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आपस में ये वाला रिलेशन हो तो बॉटम पॉइंट हमेशा रेस्ट में दिखाई देगा। बड़ी कमाल की बात है। मतलब ये बॉडी आगे भी जा रही है लेकिन ये पॉइंट हमारे रोड के ऊपर स्किड नहीं कर रहा है। तो ऐसे वाले केस में जो फ्रिक्शन लगेगा, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात बोली थी, वो कौन सा होगा? वो स्टैटिक होगा। अब रोलिंग, ये वाले रोलिंग को हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है। हम लोगों ने बात रोलिंग प्योर की भी बात करी थी और इम्प्योर की भी बात करी थी। हम प्योर रोलिंग को थोड़ा सा और समझने की ट्राई करेंगे। आप इमेजिन करो कि हमारे पास ये बॉडी और इसके पास एक वेलोसिटी है और एक एंगुलर वेलोसिटी है और इसकी अपनी रेडियस है। इमेजिन करो कि लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस की वैल्यू है 2 मीटर, तो ओमेगा ऑब्वियसली कितना होगा? v बाई आर, दैट कम्स आउट 5 रेडियन पर सेकेंड। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रोलिंग कौन सी होगी? रोलिंग होगी प्योर। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है। ये प्योर रोलिंग करेगा, फ्लोर के ऊपर आराम से चल रहा होगा और प्रॉपर मोशन हो रहा होगा एंड इट्स अ फ्लोर। अब सवाल ये आता है कि रोलिंग प्योर हो रही है लेकिन फ्रिक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा? मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि अगर प्योर रोलिंग होगी तो फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक। स्टैटिक क्यों लगेगा? क्योंकि लोएस्ट पॉइंट रोड के ऊपर ना तो स्लिप होगा ना स्किड करेगा, हमेशा कैसा फील होगा? रेस्ट में फील होगा। सो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा। बट बहुत बार फ्रिक्शन लगेगा भी, बहुत बार फ्रिक्शन नहीं लगेगा। सो हम केस पढ़ते हैं 3। केस नंबर 1, केस नंबर 1 है कि वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस इक्वल टू 2 मीटर एंड ओमेगा इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 रेडियन पर सेकेंड, राइट? 5 रेडियन पर सेकेंड। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। इट डज नॉट मीन कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। आई हैव टेकन वन ऑफ द प्रॉपर एग्जांपल दैट v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, r इक्वल टू 2 एंड ओमेगा इक्वल टू 5। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है? v और ओमेगा आर नॉट चेंजिंग। मतलब इनमें से कोई भी नहीं चेंज हो रहा, ना तो v चेंज हो रहा है ना ओमेगा चेंज हो रहा है। इसका मतलब ना तो हमें वेलोसिटी को चेंज कराना है ना हमें ओमेगा को चेंज कराना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नो एक्सटर्नल फोर्स। ये लाइन मैंने क्यों लिखी है नो एक्सटर्नल फोर्स? क्योंकि अगर बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करेगा, साथ साथ में कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी काम नहीं करेगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ना एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा ना एक्सटर्नल टॉर्क काम करेगा। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि हमारे पास ये बॉडी है जिसकी वेलोसिटी हमेशा सेम है, जिसका ओमेगा भी हमेशा सेम है। तो ये रोलिंग प्योर होगा, रोलिंग प्योर होगा, बट ऐसे वाले केस में फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2, मान लो v की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, r की वैल्यू 2 मीटर है, ओमेगा की वैल्यू 5 है, लेकिन किसी वजह से v इंक्रीज करके हो जाता है 11 मीटर पर सेकेंड, r की वैल्यू अभी भी 2 मीटर है। ध्यान रखना, इंक्रीज क्या हो रहा है? इंक्रीज ओमेगा नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है v। ये कैसे पॉसिबल है? कोई अगर पीछे से पुश कर दे, इमेजिन करो समबडी इज पुशिंग फ्रॉम बैक साइड, कोई पीछे से धक्का लगाएगा तो v 10 से 11 हो जाएगा। अब v तो 10 से 11 हो गया, लेकिन रोलिंग को हमने कैसा रखना है? प्योर रखना है। रोलिंग को प्योर कब रख पाओगे? जब ओमेगा 5 रहेगा कि ओमेगा बढ़ना चाहिए? ओमेगा बढ़ना चाहिए। अगर ओमेगा बढ़ेगा
तभी ये प्योर रोलिंग हो पाएगा। ओमेगा कितना बढ़ना चाहिए कि इनिशियल ओमेगा अगर 5 था, इनिशियल ओमेगा वॉज 5, तो अभी वाला ओमेगा हो जाना चाहिए 5.5। कैसे निकाला मैंने निकाला फॉर्मूला V अपॉन R से ओमेगा कैलकुलेट करा। प्रीवियस केस में ओमेगा वॉज 5, नाउ V इज इंक्रीज्ड, ओमेगा मस्ट इंक्रीज। ओमेगा कैसे इंक्रीज करेगा सोचो आप। ओमेगा तब इंक्रीज करेगा जब फोर्स लगेगा कि टॉर्क लगेगा? टॉर्क लगेगा। टॉर्क कहां से आएगा? टॉर्क आएगा फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन कहां पे लगना चाहिए? फ्रिक्शन लगना चाहिए बैक डायरेक्शन में। आप इमेजिन करो, फ्रिक्शन जब बैक डायरेक्शन में लगेगा तो ये फ्रिक्शन टॉर्क प्रोवाइड करेगा कुछ ऐसा, जो ओमेगा को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे फ्रिक्शन बैक डायरेक्शन में लगेगा और काइनेटिक होगा कि स्टैटिक होगा? आंसर आएगा स्टैटिक होगा। अगर पहले भी V इक्वल टू आर ओमेगा ठीक था, अब भी V इक्वल टू आर ओमेगा ठीक होगा, क्योंकि V बढ़ गया, जितना V इंक्रीज हुआ उतना ओमेगा भी इंक्रीज हो जाएगा, कीपिंग ऑल द टाइम रिलेशन V इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड। मतलब फर्स्ट केस में भी V इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड था और सेकेंड केस में भी V इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड है। अगर ऐसा होगा तो इस पर्टिकुलर केस में पहले भी प्योर रोलिंग हो रहा था, बाद में भी प्योर रोलिंग हो रहा होगा। फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? बैक डायरेक्शन में। हम बात करते हैं केस नंबर 3। सपोज करो हमारे पास रोलिंग बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर एंड ओमेगा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा है 5 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ कि ओमेगा बढ़ गया और ओमेगा बढ़ के हो गया लेट से 6 रेडियन पर सेकेंड। आप इमेजिन करना क्या बढ़ा हुआ है यहां पे? वेलोसिटी नहीं बढ़ी, वेलोसिटी बाद में बढ़ेगी, पहले ओमेगा बढ़ गया। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास ये बॉडी हो, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इसका ओमेगा ऐसे है, ओमेगा बढ़ गया। ओमेगा कब बढ़ेगा? जब इस रोलिंग बॉडी पे कोई टॉर्क अप्लाई कर रहा होगा पहले से। मतलब मान लो ये हमारे कार का व्हील है और कार के सेंटर पे एक्सेल है, और जैसे हम कार को एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो वो इस वाली शाफ्ट में टॉर्क प्रोवाइड करता है। अगर हम इस पे टॉर्क प्रोवाइड करेंगे तो पहले जनरेट होगा ओमेगा, पहले जनरेट होगा ओमेगा, मतलब ओमेगा 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। ओमेगा जैसे ही 5 से 6 होगा, अगर हमने प्योर रोलिंग को मेंटेन करना है तो वेलोसिटी को भी बढ़ना चाहिए। वेलोसिटी कब बढ़ेगी? जब फ्रिक्शन पीछे लगेगा कि आगे लगेगा? फ्रिक्शन आगे लगेगा। अभी भी फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। स्टैटिक क्यों होगा? क्योंकि V इक्वल टू आर ओमेगा पहले भी वैलिड था, अभी भी V इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड होगा, लेकिन ओमेगा के बढ़ने से हमने V को बढ़ाना है। मतलब ओमेगा इज इंक्रीज्ड फर्स्ट, देन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। टू मेंटेन दैट फ्रिक्शन मस्ट बी एक्टिंग अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप समझने की ट्राई करो। हमें यह देखना पड़ेगा कि पहले हम V को इंक्रीज करा रहे हैं कि पहले ओमेगा को इंक्रीज करा रहे हैं। अगर कोई मशीन जो इसमें फिट होगी और वो पहले ओमेगा को बढ़ा दे रही होगी और फिर V को बढ़ना होगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। अगर कोई मशीन पहले V को इंक्रीज कर दे रही होगी, V was increased to, ऐसा लिखा था कुछ मैंने, है ना? अगर कोई मशीन पहले V को इंक्रीज कर दे रही होगी और फिर बाद में ओमेगा को इंक्रीज होना होगा तो फ्रिक्शन लगेगा बैक डायरेक्शन में। इसका मतलब 3 सिचुएशन है। फ्रिक्शन काम कर भी सकता है, फ्रिक्शन काम, इस वाले केस में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ना V बढ़ रहा है ना ओमेगा बढ़ रहा है। यहां फ्रिक्शन की जरूरत है बट बैक डायरेक्शन में, यहां फ्रिक्शन की जरूरत होगी और वो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट हर केस में फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक, क्योंकि रोलिंग कैसी हो रही है? रोलिंग हो रही है बेटा प्योर। सो इट वॉज अबाउट दैट कि फ्रिक्शन काम करेगा स्टैटिक में कि काम नहीं करेगा। इम्प्योर रोलिंग में तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, हमें समझ आ गया। प्योर रोलिंग में क्या होगा ये हम लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। दैट्स इट। नाउ वी टॉक अबाउट द मोशन और मोशन ऑफ rolling body on inclined plane। हमने क्या बताना है? मोशन ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन की इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग बॉडी का मोशन कैसा होता है। तो इमेजिन करो हमारे पास ये है इंक्लाइंड प्लेन एंड इट इज सम एंगल थीटा। नाउ वी प्लेस अ बॉडी ऑन दिस प्लेन। ऐसे रख दिया और बॉडी को तुमने छोड़ा। जैसे तुम बॉडी को छोड़ोगे तो बॉडी नीचे आएगी। सवाल होता है ये कि ये बॉडी यहां पे स्किड कर रही है कि स्किड नहीं कर रही है?
अगर तो ये वाली बॉडी इसके ऊपर स्किड करते हुए आएगी तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, और अगर प्रॉपर रोल करते हुए आएगी, रोल कैसा हो कि ये वाला पॉइंट इस फ्लोर के ऊपर स्किड ना कर रहा हो, तो ऐसे वाले रोलिंग को हम क्या बोलेंगे? प्योर रोलिंग बोलेंगे। तो हम क्या मान के चलते हैं? हम मान के चलते हैं कि रोलिंग है प्योर। तो सपोज करते हैं इस वाली बॉडी का रोलिंग प्योर हो रहा है। अगर इस वाली बॉडी का रोलिंग प्योर हो रहा होगा तो इस पे एक तो फोर्स काम करेगा mg sin थीटा। आई थिंक समझ आ रहा है। एक फोर्स काम करेगा mg cos थीटा, ये भी हमें क्लियर हो रहा है। एक काम करेगा नॉर्मल फोर्स n, और एक काम करेगा फ्रिक्शन, और वो पीछे होगा और वो उसको हम क्या बोलेंगे? Fs। सवाल ये होता है कि बैक साइड में क्यों लगेगा फ्रिक्शन? तो तुम देखो, ये बॉडी जब हम यहां पे रखेंगे और बॉडी को जैसे छोड़ेंगे तो बॉडी में पहले ओमेगा आने की टेंडेंसी रखेगा कि पहले वेलोसिटी आने की कोशिश करेगा? तो तुम ऐसे देख लो, अगर यहां पे पूरी तरह से स्मूथ होता, पूरी तरह से फ्रिक्शन जीरो होता, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इस वाले पॉइंट पे कोई भी फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? क्या ये घूमते कि सीधे आ जाती? आंसर आएगा सीधे आती। मतलब अगर यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो इस बॉडी पे mg sin थीटा तो काम कर रहा है, तो बॉडी पे एक्सेलरेशन तो काम करेगा, और बॉडी बिल्कुल जैसे सीधी है ना, बिल्कुल सीधी जाएगी बिना रोटेट करे हुए। इसका मतलब mg sin थीटा इज देयर टू प्रोवाइड ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मतलब इस बॉडी में वेलोसिटी तो आ जाएगी। ओमेगा क्यों आएगा? ओमेगा इसलिए आएगा क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ओमेगा नहीं आता। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, जब बॉडी नीचे पहुंचेगी तो इसमें कुछ ओमेगा भी होगा। ओमेगा किधर को होगा? ओमेगा इधर को होगा। ऐसे वाला ओमेगा कब आएगा? इमेजिन करो, जब फ्रिक्शन पीछे काम करेगा कि आगे काम करेगा? आंसर आएगा जब फ्रिक्शन पीछे काम करेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे काम करेगा, वो इसको इस तरह से घुमाएगा और इसमें ओमेगा डेवलप हो जाएगा, अल्फा भी डेवलप हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने एस्टिमेशन बना लिया कि फ्रिक्शन पीछे काम करेगा। फिर भी अगर तुमसे गलती हो जाए, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर फ्रिक्शन सच में पीछे काम कर रहा होगा तो ठीक है, अगर पीछे ना काम करके आगे काम करेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव में आएगी। हमने टेंशन नहीं लेना, हमने चेक करना है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे यहां पे दो तरह के मोशन। ये वाली बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करेगी तो इसमें होगा एक्सेलरेशन, और साथ में ये बॉडी घूमेगी भी तो इसमें होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। हम मान लेते हैं कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन है a और एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की। कौन सा वाला मोशन की बात कर रहे हैं हम? ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन कौन कराएगा? ट्रांसलेशन कराएगा mg sin थीटा, अपोज कौन करेगा? Fs। नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स आएगा mg sin थीटा माइनस Fs इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वी हैव गॉट वन इक्वेशन, mg sin थीटा माइनस Fs इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। दूसरा, ये घूमेगी किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। कौन कौन घुमाएगा? ये नहीं घुमा पाएगा क्योंकि ये कहां से पास कर रहा है? सेंटर से। ये कहां से पास कर रहा है? सेंटर से। ये भी कहां से पास कर रहा है? सेंटर से। तो एक्चुअली टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? टॉर्क प्रोवाइड करेगा ये। तो हम लोग लाइन लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। सपोज करो ये बॉडी हमारी रोटेट कर रही है, ये रब हो गया, दिस वॉज mg sin थीटा माइनस Fs इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वी हैव रोटेशनल मोशन, एंड रोटेशनल मोशन के हिसाब से अगर हम इस वाले बॉडी को इंक्लाइन के ऊपर देखते हैं तो अबाउट सेंटर, जैसा मैंने अभी बताया, इसकी वजह से टॉर्क जीरो, इसकी वजह से टॉर्क नहीं आएगा, इसकी वजह से टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क आएगा केवल इसका, और वो क्या होगा? Fs मल्टीप्लाइड बाय r। तो हम लोग यहां से देखें, ये r के इक्वल है, दिस डिस्टेंस इज r एंड दिस इज व्हाट? स्टैटिक फ्रिक्शन। टॉर्क अबाउट सेंटर इज Fs इंटू r। दिस इज टॉर्क, और सेकेंड लॉ के हिसाब से, न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। दिस इज Fs इंटू r। एक और चीज, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग के केस में हम जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास a इक्वल टू आर अल्फा आ जाता है। अगर हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो कितना होता है? a बाय आर। सो दैट
अब इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन के हिसाब से देखें तो आई अल्फा की जगह लिखेंगे हम a बाई आर दैट इक्वल टू एफ एस इंटू आर। यहां से वैल्यू निकल के आ जाती है इस वाले इक्वेशन को देखो, यहां पे एफ एस लिखा हुआ है माइनस में और यहां पे एफ एस की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ एस कम्स आउट एफ एस इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर, आई ए अपॉन r square. This is called equation number 2 and this is called equation number 1. यहाँ fs माइनस में है और यहाँ पे fs प्लस में आ रहा है, दोनों को ऐड कर देते हैं. सो वी हैव दिस 1 प्लस 2. ऐसा करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा mg sin थीटा, fs कैंसिल हो जाएगा, m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए. देखो a यहां से भी कॉमन आएगा और बेटा a यहां से भी कॉमन आएगा, ठीक है. तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, यहां से a मिलेगा एंड दैट a इज इक्वल टू mg sin थीटा डिवाइड बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी. जो बॉडी ऊपर से नीचे रोल करके आ रही होगी उसका एक्सेलरेशन इतना आएगा. हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और भी कर सकते हैं. हम जानते हैं कि I इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहां पे K क्या होता है याद करो बेटा, K होता है रेडियस ऑफ गायरेशन. याद आ रहा है आपको, हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा था K को, याद करो ये फॉर्मूला, K वॉज अंडर रूट आई बाई एम. तो I क्या चीज आएगा, एम के स्क्वायर. सो अगर हम I की वैल्यू को एम के स्क्वायर रखते हैं तो यहां से एक और रिलेशन मिल जाता है हमारे पास और वो क्या आता है, A इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन m प्लस आई को हम लोग लिखेंगे m के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. m कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा g साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, बट किसके टर्म्स में, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन और एंगल के टर्म्स में. और पहले वाला किसके टर्म्स में था, वो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में नहीं था, दैट वाज इन टर्म्स ऑफ मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन. जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, एग्जांपल इसमें लिखा हो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, रोल ऑन inclined plane of inclination 30 डिग्री. और फिर कोई आपसे बोलता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच, एक्सेलरेशन ऑफ ईच, लेकिन एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी. कंडीशन क्या, इफ रोलिंग इज प्योर. ये लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो ऊपर वाले फॉर्मूले हमने अभी निकाले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले किसके लिए एप्लीकेबल हैं, फॉर दी प्योर रोलिंग ओनली. इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं कि रोलिंग कैसी है बेटा, प्योर है. परफेक्ट हो गया. तो फिर इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की. दिस इज सॉल्यूशन, वी नो दैट फॉर्मूला एंड फॉर्मूला वाज a इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर. सबसे पहला पॉइंट है सॉलिड स्फीयर. अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो आई आएगा कितना, 2/5 एम आर स्क्वायर. बहुत सही है. और उसके हिसाब से a इक्वल टू आएगा व्हाट, mg sin थीटा डिवाइड बाय m प्लस आई को क्या लिखेंगे हम लोग, 2/5 एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, रिलेशन आया mg sin थीटा अपॉन m प्लस 2/5 है. परफेक्ट. और यहां पे आएगा 5/7 g sin थीटा इक्वल टू a. दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर. अभी कोई हमसे बोले कि हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर कोई ऐसे बोलता है तो तुम बोलोगे सर हॉलो स्फीयर का मतलब होता है i इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर. यह हमें मालूम है. उसके हिसाब से a कितना आएगा, a आएगा बच्चा mg sin थीटा अपॉन, याद करो, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर. आई का मतलब 2/3 एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. दिस बिकम्स
एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस 2/3m एंड दिस इज इक्वल टू जी साइन थीटा और साथ में क्या आएगा 3/5. दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर हॉलोस्फीयर. अभी कोई बोलता है डिस्क, बस कुछ नहीं बदलना. हम लोग ने क्या बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला सेम आएगा. फॉर्मूला क्या होगा, ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर. परफेक्ट. यहां से वैल्यू कितनी आएगी 2/3 जी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क. अगर कोई हमसे बोले रिंग, समवन में से ना कि रिंग का बताओ, रिंग का बोलोगे तो तुम बोलोगे सर आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, हम जानते हैं. अगर ऐसा होगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए आएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर. और यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज हाफ टाइम्स जी साइन थीटा इज एक्सेलरेशन. सो वी हैव गॉट एक्सेलरेशन ऑफ एवरी बॉडी, एवरी इंडिविजुअल बॉडी का कितना एक्सेलरेशन आएगा, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा और हम आंसर बता पाएंगे. कई बार आपसे पूछा जाता है टाइम का रिलेशन. टाइम रिलेशन, टाइम रिलेशन का मतलब कोई आपसे ऐसे पूछता है कि थ्री बॉडीज कौन सी, सॉलिड सिलेंडर ऐसे मान लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर कॉमा रिंग एंड सॉलिड स्फीयर are released on an inclined plane. Find time in increasing order as they reach on ground. मतलब तीन बॉडीज हैं, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर आर रिलीज्ड ऑन एन inclined plane. Find time in increasing order as they reach on the ground. और हमें क्या अज्यूम करना है, यहां पे आप लाइन लिख सकते हो, अज्यूमिंग रोलिंग इज प्योर. मतलब हमने मान के चलना है कि रोलिंग कैसी है बेटा, रोलिंग प्योर है, ये हमने मान के चलना है, ये हमारी कंडीशन है. अब कोई कहता है फाइंड करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम, तो तुम बोल सकते हो देखो सर टाइम का एक्सेलरेशन के साथ उल्टा रिलेशन होगा. एक्सेलरेशन के साथ उल्टा रिलेशन का मतलब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका टाइम कम होगा. ऐसा क्यों, क्योंकि तुम इमेजिन करो कि जिस बॉडी का, ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी है, जिसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा वो जल्दी से स्पीड अप हो जाएगी, जल्दी से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी. अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो टाइम कैसा लगेगा, कम लगेगा. इसका मतलब टाइम पहुंचने का टाइम एक्सेलरेशन का उल्टा रिलेशन आएगा. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. और एक्सेलरेशन हम निकालेंगे सबसे पहले सॉलिड स्फीयर का, मान लो, और ये इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर. आई का मतलब था बेटा, आई का मतलब था 2/5 एम आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया और यहां से वैल्यू कितनी आती है 5/7 जी साइन थीटा. दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर. उसके बाद हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर. और आपको याद होगा सॉलिड सिलेंडर और डिस्क एक जैसे होते हैं. सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा, सेम आएगा. तो सॉलिड सिलेंडर एंड दैट इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई मतलब हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कम्स आउट 2/3 जी साइन थीटा. और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, नेक्स्ट पॉइंट पहले सॉलिड सिलेंडर, देन इट वाज रिंग एंड देन सॉलिड स्फीयर. तो अब हम बात करते हैं रिंग की. तो एक्सेलरेशन ऑफ रिंग दैट वाज mg sin theta
upon m plus I by r square. And what is I? I is mr square upon r square, that is half g sin थीटा. ये रिलेशन आ गया. तो उसकी हेल्प से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास हमें वैल्यू क्या आएगी? ये 5/7, ये 2/3. अच्छा, 5/7 की वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 0.7 जी साइन थीटा. अप्रॉक्सीमेटली मैंने बोला. अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.67 जी साइन थीटा. इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है. परफेक्ट हो गया. तो अगर ये कम है तो हम क्या करेंगे कि ये ऑर्डर हमें समझ में आ गया, 2 का ऑर्डर मालूम चल गया. नाउ वी टॉक अबाउट रिंग. रिंग की वैल्यू कितनी आ रही? हाफ. हाफ का मतलब 0.5, मतलब ये सबसे कम है. मतलब एक्सेलरेशन ऑफ रिंग ये सबसे कम है. उसके बाद कौन है? उसके बाद है सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर. उसके बाद क्या है? उसके बाद है सॉलिड स्फीयर. ध्यान से देखो, अंडरस्टैंड करो. रिंग के केस में आ रहा है हाफ, दैट इज 0.5. सॉलिड सिलेंडर के केस में आ रहा है 0.67 और इसके केस में 0.7 से थोड़ा सा ज़्यादा. इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा होगा. तो टाइम ऑफ रीचिंग, अगर हम टाइम की बात करें तो उल्टा रिलेशन आ जाएगा. रिंग को लगेगा सबसे ज़्यादा टाइम और सॉलिड सिलेंडर को लगेगा उससे कम टाइम. सॉलिड सिलेंडर को लगेगा उससे कम और सबसे कम टाइम लगेगा सॉलिड स्फीयर को. इसका मतलब सबसे जल्दी ये पहुंचेगा, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये. तो हमें टाइम भी पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम ज़्यादा लेगा, कौन सा टाइम कम लेगा. कई बार हमसे एक छोटे से लाइन पूछी जाती है कि लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन बताओ. लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन आपको याद है, लॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन होता था, वैसे लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन होगा. ट्रांसलेशनल मोशन में हम क्या बात करते थे? 3 लॉ होते थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. यहां पे भी कुछ हम ऐसे ही बात करने वाले हैं, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा रहा, आप पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा. सो लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन हम केवल बातें करेंगे और छोटी सी हेडिंग डाल देता हूं मैं, लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन. ये मैंने हेडिंग डाल दी है और आप लॉज देखें क्या है. लॉज हैं, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. अ बॉडी continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion, rather uniform rotational motion about a given axis unless an external torque is applied on it. ध्यान से देखो, लॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन तो ऐसे ही था. अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो अपनी उसी कंडीशन में रहेगी. रेस्ट में होगी तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में होगी तो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होगी. रोटेशनल मोशन में क्या बोलेंगे हम? अगर एक बॉडी रोटेट हो रही है तो वो घूमते रहेगी, घूमते रहेगी, घूमते रहेगी, बिल्कुल सेम तरह से घूमेगी अगर हम कोई टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे तो. ये पहला लॉ है. सेकंड लॉ भी सेम है. सेकंड लॉ क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी. जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में हम बोलते थे F इक्वल टू dp/dt. यहां पे हम क्या बोलेंगे? टॉर्क इक्वल टू dL/dt. कौन सा लॉ है ये? सेकेंड लॉ है. ये न्यूटन का सेकेंड लॉ था. इसी तरह से थर्ड, व्हेन अ रिजिड बॉडी A exerts a torque on another rigid body B in contact with it, then body B would exert equal and opposite torque on body A. ऑब्वियस ही बात है. अगर दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में हो, एक बॉडी दूसरे पे टॉर्क टाउ लगाएगा तो दूसरी बॉडी उस पर रिवर्स टॉर्क लगाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो इट वुड बी दी सेम, इक्वल एंड ऑपोजिट. सो इट वॉज अबाउट दी लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन. सो इट वॉज ऑल अबाउट दी रोलिंग. रोलिंग में इतने कंसेप्ट हैं, बाकी आप बुक पढ़ोगे, एग्जाम्पल करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होंगी, समझ में आएंगी और आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. आज के लेक्चर के लिए इतना. थैंक यू सो मच बेटा. बाय बाय.